हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विथ राहुल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर्स एंड द अपरेंट पावर, 3 टाइप्स ऑफ द पावर्स होता है। एसी सर्किट में आपका 3 टाइप्स ऑफ पावर होता है। एक आपका अपरेंट पावर होता है, इसी का आपका 2 कंपोनेंट होता है। एक एक्टिव पावर होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका एक्टिव पावर होता है, वर्टिकल कंपोनेंट आपका रिएक्टिव पावर होता है। तो तीनों पावर में आपका क्या बेसिक डिफरेंस है, एक्टिव पावर क्या करता है, रिएक्टिव पावर क्यों जरूरी है एसी सर्किट में, और अपरेंट पावर का क्या इंपॉर्टेंस काम होता है, इसके बारे में हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन जानेंगे तीनों पावर के बारे में। साथ ही साथ आपका एसी पावर सर्किट में 3 टाइप्स ऑफ लोड होता है। आपका एक रेसिस्टिव लोड होता है, इंडक्टिव लोड होता है एंड द कैपेसिटिव लोड होता है। तीनों लोड के बारे में हम लोग बेसिक डिटेल के बारे में जानेंगे कि रेसिस्टिव पावर किस प्रकार से आपका जो वोल्टेज एंड करंट के बीच का जो फेज एंगल होता है उसको अफेक्ट करता है। लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर्स क्या होता है, ठीक है। तो सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो में कवर करने का कोशिश करूंगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। और जो भी फ्रेंड्स मेंबरशिप नहीं लिए हैं, मेंबरशिप आप ले। मेंबरशिप में आपको फ्रेंड्स एक एडवांटेज मिलेगा कि आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। जो भी पावर प्लांट से आपके पास कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे मैसेज कीजिए पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, मैं आपको इसमें रिप्लाई दूंगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, एट फर्स्ट टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज एक्टिव पावर। एक्टिव पावर से हम लोग क्या समझते हैं? देखिए, एक्टिव पावर इज द पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर दैट इज कंज्यूम्ड बाय ए सर्किट एंड डू सम यूजफुल वर्क सच एज जनरेटिंग हीट, लाइटिंग द बल्ब्स और एनी अदर मैकेनिकल वर्क्स। एक्टिव एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रू एनर्जी और द एक्चुअल एनर्जी और द यूजफुल एनर्जी। एक्टिव पावर क्या है? ये यूजफुल एनर्जी है। दैट इज द पावर विच इज कंज्यूम्ड बाय ए सर्किट। जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिक हीटर है, वो जब हीटिंग करता है तो कौन सा पावर यूज करता है? वो एक्टिव पावर यूज करता है। आपके घर में जैसे आपका लाइटिंग द बल्ब होता है, वो सब एक्टिव पावर होता है। इट एक्चुअली डज द रियल वर्क इन ए सर्किट। तो एक्टिव पावर क्या है? एक्टिव पावर इज द यूजेबल और कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन एसी सर्किट, the energy that is actually being utilized by the load, energy actually used in a load. Active power performs the actual work in an electrical circuit. Means जैसे आपका एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड द अपरेंट पावर होता है, तो अब देखिएगा फ्रेंड कि आपका जो एक्चुअल में जो वर्क जो पावर करता है वो एक्टिव पावर होता है। एक्टिव पावर का जो यूनिट होता है वो आपका वाट हो सकता है, या किलो वाट हो सकता है, या मेगा वाट हो सकता है, ठीक है। MW मतलब अगर आप इसका यूनिट देखिएगा फ्रेंड्स, तो आपका वाट छोटा यूनिट है, उससे बड़ा यूनिट आपका किलो वाट है, उससे बड़ा यूनिट आपका मेगा वाट है। इसमें हम लोग इसको मेजर करते हैं। एक्टिव पावर इज द एक्चुअल एनर्जी विच इज यूटिलाइज्ड बाय द लोड। अब एक्टिव पावर कम्स फ्रॉम द DC। आपका DC में भी एक्टिव पावर होता है, एंड द रेसिस्टिव पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। जो आपका AC में जो आपका रेसिस्टिव पार्ट होता है, वहां से आपका एक्टिव पावर निकलता है ना। और रेसिस्टिव लोड में क्या होता है? तो फ्रेंड, एक्टिव पावर समझ गए होंगे कि एक्टिव पावर मींस द यूजफुल पावर दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द लोड। अब एक्टिव पावर कहां से आ सकता है? एक्टिव पावर आपका DC से भी आता है एंड AC से भी आता है, ठीक है। AC से कब आएगा? आपका रेसिस्टिव पार्ट ऑफ एन AC सर्किट व्हेन द वोल्टेज इज इन फेज विद द करंट, ठीक है। तो आपका हम लोग देखते हैं कि आपका ये DC पार्ट से भी आता है और आपका AC सर्किट से भी आता है। वही हम लोग फर्दर पढ़ेंगे रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर आपका सिर्फ एसी सर्किट में होता है, डीसी सर्किट में आपका रिएक्टिव पावर नहीं होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि एसी पार्ट में क्या होता है एंड डीसी पार्ट में एक्टिव पावर क्या होता है। तो अगर हम लोग डीसी सर्किट में एक्टिव पावर को अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो डीसी पावर में क्या होता है? सिंपली द पावर इज सिंपली द वोल्टेज अक्रॉस द लोड टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मीन्स एक्टिव पावर अगर निकालेंगे, एक्टिव पावर का अगर फॉर्मूला होगा तो वोल्टेज अक्रॉस द लोड टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, एज देयर इज नो फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज इन द डीसी सर्किट, देयरफॉर नो पावर फैक्टर इन द डीसी सर्किट। डीसी सर्किट में आपका कोई भी पावर फैक्टर नहीं होता है, कोई भी फेज एंगल नहीं होता है, क्योंकि आपका करंट एंड द वोल्टेज आप दोनों सेम
फॉलो करता है, उसके बीच कोई भी फेज एंगल नहीं होता है। करंट जैसे आपका एसी सर्किट में हम लोग पढ़ेंगे, एसी सर्किट में आपका एक फेज एंगल होता है, एंगल बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज, बट डीसी सर्किट में आपका कोई भी फेज एंगल नहीं होता है, आपका दोनों पैरेलल फ्लो करता है करंट एंड द वोल्टेज। सो आपका डीसी सर्किट में कोई भी पावर फैक्टर नहीं होता है। तो अगर हम लोग डीसी सर्किट में अगर एक्टिव पावर सिंपल निकालेंगे तो वोल्टेज अक्रॉस द लोड टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो डीसी सर्किट में आपका वोल्टेज एंड द करंट आर इन फेज विथ ईच अदर। मीन्स क्या होता है कि वोल्टेज एंड करंट स्टार्ट एट द सेम टाइम, रीचिंग ए पिक एंड देन अगेन टच जीरो एट द सेम टाइम। मीन्स आपका वोल्टेज एंड करंट दोनों साथ साथ फॉलो करता है। आपका स्टार्ट भी साथ से करेगा, दोनों पिक भी साथ में पहुंचेगा एंड अगेन टच जीरो करेगा एट द सेम टाइम में। तो आपका इसमें बीच कोई भी फेज एंगल नहीं होता है, इसलिए कोई भी पावर फैक्टर डीसी सर्किट में नहीं होता है। लेकिन अगर आप वही एसी सर्किट में जाइएगा तो एसी सर्किट में वोल्टेज एंड द करंट के बीच आपका एक फेज एंगल होता है। ये फेज एंगल क्यों होता है इसको हम लोग फर्दर पढ़ेंगे, क्योंकि आपका एसी सर्किट में 3 टाइप का लोड होता है। एक आपका रेसिस्टिव लोड होता है, एक आपका इंडक्टिव लोड होता है, एक आपका कैपेसिटिव लोड होता है। देखिए रेसिस्टिव लोड अगर सिर्फ रेसिस्टिव लोड अगर रहे तो एसी जो पावर होगा इज इक्विवेलेंट द डीसी पावर होता है, क्योंकि रेसिस्टिव लोड में आपका देयर इज नो फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज। करंट और वोल्टेज के बीच कोई भी फेज एंगल नहीं होता है, दोनों साथ साथ स्टार्ट करेगा, साथ साथ पिक पे पहुंचेगा और साथ साथ जीरो होता है। ठीक है, तो अगर रेसिस्टिव लोड सिर्फ रहे तो एसी सर्किट आपका डीसी सर्किट के इक्विवेलेंट होता है। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इंडक्टिव लोड एंड द कैपेसिटिव लोड आपका क्या होता है, फेज एंगल आ जाता है वोल्टेज एंड करंट के बीच। जैसे हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि इंडक्टिव लोड अगर रहेगा तो इंडक्टिव लोड में क्या होता है कि आपका पावर फैक्टर लैगिंग करता है। मीन्स आपका वोल्टेज आगे आगे जाएगा, करंट पीछे पीछे जाता है। वही अगर कैपेसिटिव लोड रहेगा तो करंट आगे आगे जाता है और वोल्टेज आपका पीछे पीछे जाता है। मीन्स 90 डिग्री का आपका फेज, अगर प्योर अगर इंडक्टिव लोड रहे या प्योर कैपेसिटिव लोड रहे तो वोल्टेज एंड करंट के बीच 90 डिग्री का फेज एंगल आ जाता है। तो इसमें आपका फॉर्मूला अलग अलग हो जाएगा। मान लीजिए कि इसमें एक फाई फैक्टर आ जाता है। फाई मतलब होता है फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट। तो अगर आपका सिंगल फेज है तो एक्टिव पावर का अगर फॉर्मूला होगा V, मतलब इसमें भी हम लोग VRMS लेते हैं, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज V इंटू आई भी होता है आपका रूट मीन स्क्वायर, क्योंकि आपका वोल्टेज करंट फ्लक्चुएट करता रहता है तो हम लोग एक मीन वैल्यू निकाल लेते हैं, रूट मीन स्क्वायर। तो V रूट मीन स्क्वायर, आई रूट मीन स्क्वायर और एक आपका फेज एंगल आ जाता है कॉस फाई। कॉस फाई दैट इज द पावर फैक्टर। फाई होता है फेज एंगल और कॉस फाई जो होता है वो फेज फैक्टर हो जाता है। तो ये अगर आपका 3 फेज है तब एक रूट 3 का फैक्टर आ जाता है वी आई कॉस फाई का। ठीक है, तो एक आपका कॉस फाई फैक्टर आ जाता है, जो कि आपका डीसी सर्किट में कॉस फाई का फैक्टर नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपका कॉस फाई जो होता है 0 होता है, कॉस फाई इक्वल्स टू 1, तो आपका सिर्फ वी आई हो जाता है। तो मीन्स अगर हम लोग VRMS क्या होता है, VRMS मतलब क्या होता है कि रूट मीन स्क्वायर। VRMS मतलब होता है कि RMS वोल्टेज अक्रॉस द लोड, और एक होता है IRMS मीन्स रूट मीन स्क्वायर करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड। अगर हम लोग इसका वैल्यू देखें तो V मैक्स जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है बाय रूट 2 होता है, और IRMS क्या होता है, I मैक्सिमम बाय रूट 2 होता है। तो जो भी हम इलेक्ट्रिक पावर निकालते हैं वो IRMS इंटू कॉस फाई, और 3 फेज अगर रहता है तो रूट 3 IRMS कॉस फाई होता है। तो फ्रेंड अगर हम इसको समराइज करें कि फीचर्स ऑफ एक्टिव पावर का, तो दी एक्टिव पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्टिव पावर जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बट आपका रिएक्टिव पावर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, तो एक्टिव पावर क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है एंड इट डजंट चेंज इट्स डायरेक्शन, ऑलवेज फ्लो फ्रॉम सोर्स टू द लोड। एक्टिव पावर जो होता है ऑलवेज सोर्स से लोड की तरफ जाता है। अब देखिएगा फ्रेंड कि अगर ये आपका सोर्स है और ये आपका अगर लोड है तो सोर्स से लोड की तरफ ही हमेशा जाएगा, ऐसा नहीं कि आपका लोड से सोर्स की तरफ आएगा। बट हम लोग रिएक्टिव पावर पढ़ेंगे आगे, तो रिएक्टिव पावर क्या होता है, फ्लो बैक एंड फोर्थ फ्रॉम द सोर्स टू द लोड एंड लोड टू द सोर्स। आपका दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है रिएक्टिव पावर, सोर्स से लोड की तरफ भी जाता है, लोड से सोर्स की तरफ भी आता है। बट एक्टिव पावर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम सोर्स टू द लोड या फ्रॉम द जनरेटिंग यूनिट से लोड की तरफ जाता है।
है ना। जैसे आपका थर्मल पावर प्लांट में जनरेटर है, तो जनरेटर से जो एक्टिव पावर निकलेगा वो आपका लोड की तरफ जाएगा थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन। ऐसा नहीं है कि आपका लोड से जनरेटिंग यूनिट की तरफ आएगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन हमेशा फिक्स होता है, फ्लो इन वन डायरेक्शन फ्रॉम द सोर्स टू द लोड। सेकेंड पॉइंट है इट मेजर्स इन वाट, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, किसी में भी हम मेजर करते हैं, एंड इट मेजर बाय द वाट मीटर। एक्टिव पावर जो होता है वो प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड द मैकेनिकल पावर। इट इज द एक्चुअल वर्क दैट इज कंज्यूम्ड, इट इज द एक्चुअल पावर दैट इज कंज्यूम्ड बाय द एसी सर्किट। जो आपके घर में लाइट जलता है या हीट प्रोड्यूस होता है या कोई भी अगर मैकेनिकल पावर होता है, वो दैट इज यूज्ड दैट इक्विपमेंट यूज द एक्टिव पावर। जो एक्टिव पावर से आपके घर में लाइट जलता है, आपको जैसे हीटर वगैरह होता है, तो डीसी सर्किट में भी एक्टिव पावर होता है, एसी सर्किट में भी एक्टिव पावर होता है। एसी सर्किट में जो आपका रेसिस्टिव पार्ट होता है, वो जो हीट कंज्यूम्ड करता है, दैट इज कॉल्ड द एक्टिव पावर होता है। जैसे आपके घर में हीटर है, हीटर को आप ऑन करते हैं, तो हीटर आपका क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस करता है। वो कौन सा हीट कंज्यूम करेगा? एक्टिव पावर कंज्यूम करेगा। जैसे आपका घर में रेफ्रिजरेटर है, वो कौन सा पावर कंज्यूम करता है? वो एक्टिव पावर कंज्यूम करता है। मीन्स एक्टिव पावर इज द यूजफुल पावर दैट इज कंज्यूम्ड बाय द एसी सर्किट। एक्टिव पावर कैलकुलेशन को अगर हम लोग एग्जांपल से समझे, मान लीजिए कि आपका हाउस होल्ड में जो आपका इक्विपमेंट है, मान लेते हैं आपका रेफ्रिजरेटर, मान लेते हैं रेफ्रिजरेटर यूजेस द साइन वेव करंट। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका कैलकुलेशन देखें, एक्टिव पावर का अगर कैलकुलेशन देखें तो क्या होगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में आपका साइन वेव करंट यूज होता है, इसी पावर यूज होता है, जहाँ पे आपका वोल्टेज साइन वेव है, करंट भी आपका साइन वेव होता है। तो यहाँ पे आपका फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट आपका जीरो होता है ना, क्योंकि दोनों आपका वोल्टेज एंड करंट दोनों सेम फेज में रहता है। क्योंकि आपका ये रेसिस्टिव पार्ट है, रेसिस्टिव पार्ट ऑफ एसी करंट में क्या होता है कि आपका वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में रहता है। मतलब एक साथ जीरो से स्टार्ट करेगा, एक साथ पीक पे जाएगा, एक साथ ही आपका डाउन फिर जीरो होता है। तो सो देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट। तो अगर हम लोग एक्टिव पावर इसमें निकालेंगे, तो एक्टिव पावर क्या होता है? इट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ RMS वोल्टेज एंड RMS करंट, एंड अगर हम लोग फेज एंगल दें तो कॉस जीरो होता है, क्योंकि फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट जीरो होता है, तो कॉस जीरो, तो क्या हो जाएगा? VI सिंपल। अगर हम लोग एग्जांपल देखें, अगर वोल्टेज मान लेते हैं 120 वोल्ट का है, करंट अगर मान लेते हैं 5 एम्पियर अगर ले रहा है, तो एक एक्टिव पावर कितना हो जाएगा? 120 इंटू 5 इंटू 1, क्योंकि कॉस जीरो 1 होता है, तो 120 इंटू 5 इंटू 1 आपका 600 वाट हो जाएगा। इतना आपका एक्टिव पावर वो कंज्यूम करेगा। लेकिन अगर हम लोग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जाते हैं, तो इंडस्ट्रियल में क्या होता है कि आपका फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट आपका रहता है, क्योंकि एसी सर्किट में आपका बहुत सारा पार्ट ऑफ लोड होता है, टाइप ऑफ द लोड्स होता है। आपका रेसिस्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड एंड इंडक्टिव लोड रहता है। तो कुछ ना कुछ आपका फेज एंगल रह ही जाता है, क्योंकि प्योर रेसिस्टिव लोड भी नहीं हो सकता है, प्योर इंडक्टिव लोड भी नहीं हो सकता है, प्योर कैपेसिटिव लोड भी नहीं होता है, आपका तीनों का मिक्सचर होता है। तो अगर प्योर आपका रहता है रेसिस्टिव लोड, तो आपका फेज एंगल जीरो होता है, तो सिर्फ आपका एक्टिव पावर ही होता है, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इंडक्टिव लोड एंड द कैपेसिटी लोड आपका कुछ ना कुछ फेज एंगल रह जाता है। तो अगर हम लोग इसमें देखें, मान लेते हैं कि आपका फेज एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग एक्टिव पावर निकालेंगे, तो 120 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 120 इंटू 5 इंटू कॉस 30 मान लेते हैं 0.86 समथिंग रहता है। अगर इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 518 वाट के आसपास निकलेगा, ठीक है। 518 के आसपास आपका ये निकलता है। तो हाउस होल्ड में चूंकि आपका रेसिस्टिव लोड होता है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन आपका नहीं होता है, वो इफेक्टिव हीट का यूज़ करता है, एनर्जी का आपका यूज़ करता है ये। तो फ्रेंड नेक्स्ट आपका टॉपिक है व्हाट इज रिएक्टिव पावर। जैसे एक्टिव पावर आप फ्रेंड समझ गए कि यूजफुल पावर होता है, रिएक्टिव पावर क्या होता है? देखिए, रिएक्टिव पावर को हम लोग यूजलेस पावर कहते हैं या इमेजिनरी पावर होता है। बट यूजलेस पावर का मतलब नहीं होता ऐसा कोई यूज ही नहीं है। रिएक्टिव पावर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन एन एसी सर्किट। क्या होता है कि रिएक्टिव पावर इज द अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग बैक एंड फोर्थ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। रिएक्टिव पावर क्या होता है? एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है दैट फ्लो बैक एंड फोर्थ बिटवीन द सोर्स एंड द लोड।
इसे फ्रेंड आपको एक्टिव पावर का याद होगा, एक्टिव पावर फ्लो इन वन डायरेक्शन, मीन्स आपका सोर्स से निकलता है एक्टिव पावर और लोड तक पहुंचता है। बट रिएक्टिव पावर जो होता है वो आपका लोड एंड सोर्स के बीच बोथ डायरेक्शन में फ्लो करता है। जैसे अगर आपका सिस्टम में रिएक्टिव पावर बहुत ज़्यादा अगर हो गया तो आपका रिएक्टिव पावर जो होता है जनरेटिंग यूनिट वो कंज्यूम करना शुरू करता है, और अगर आपका ग्रिड में रिएक्टिव पावर बहुत ही कम हो गया है तो फिर आपका सोर्स से रिएक्टिव पावर निकलता है और लोड की तरफ जाता है। इन ऑर्डर टू मेंटेन द वोल्टेज एंड द करंट इन द ट्रांसमिशन लाइन और द ग्रिड। तो रिएक्टिव पावर का एक अपना अलग काम है। एक्टिव पावर का काम है कि भाई वो यूजफुल वर्क करता है, पर रिएक्टिव पावर यूजफुल वर्क नहीं करता है, बट इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द ग्रिड वोल्टेज एंड द करंट। अगर सिस्टम में अगर ग्रिड में रिएक्टिव पावर का बहुत ज़्यादा अगर हो जाएगा मीन्स ग्रिड का वोल्टेज आपका इंक्रीज हो जाता है, और अगर सिस्टम में रिएक्टिव पावर अगर कम हो जाता है तो ग्रिड का वोल्टेज आपका सिंक कर जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर क्या होता है कि आपका बैक एंड फोर्थ फ्लो करता है। बैक एंड फोर्थ फ्रेंड समझते कैसे फ्लो करता है कि अगर मान लीजिए कि सिस्टम में रिएक्टिव पावर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपका जो सोर्स जो होता है वो रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करना शुरू करता है, क्योंकि हम लोगों का जो जनरेटर होता है वो सिंक्रोनस जनरेटर होता है। मींस ये आपका रिएक्टिव पावर को प्रोड्यूस भी करेगा, रिएक्टिव पावर को कंज्यूम भी करेगा। प्रोड्यूस कब करेगा? जब आपका ग्रिड में रिएक्टिव पावर आपका कम हो जाता है, तो फिर ये आपका ओवर एक्साइटेशन का यूज़ करके सिस्टम में रिएक्टिव पावर को सप्लाई करना शुरू कर देगा। तब हम लोग का जो जनरेटर होता है इज वर्क्स एज ए सोर्स ऑफ द रिएक्टिव पावर। बट इमेजिन कीजिए कि जब आपका सिस्टम में रिएक्टिव पावर अचानक बढ़ गया। रिएक्टिव पावर अचानक बढ़ेगा क्या? जब मान लिया कि आपका इंडक्टिव लोड आपका कम हो गया, कैपेसिटिव लोड हो गया। कैपेसिटिव लोड मतलब कैपेसिटर बैंक की तरह जब काम करना शुरू कर देगा, अगर ट्रांसमिशन लाइन भी कैपेसिटर बैंक की तरह काम करना शुरू कर देता है तो आपका सिस्टम में रिएक्टिव पावर ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू करेगा, और रिएक्टिव पावर ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तब आपका जो सोर्स है, आपका जो जनरेटिंग प्लांट है, जनरेटिंग यूनिट है, वो कंज्यूम करना शुरू करेगा रिएक्टिव पावर को इन ऑर्डर टू मेंटेन द ग्रिड वोल्टेज, ग्रिड स्टेबिलिटी को। तो क्या करेगा? वो सिंक करेगा, वो अंडर एक्साइटेशन सिस्टम के तहत आपका रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करना शुरू कर देता है। तो यहाँ क्या कर रहा है? बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यही है कि रिएक्टिव पावर इज द अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग बैक एंड फोर्थ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में बैक एंड फोर्थ आपका ये फ्लो करता है। ये आपका एक टाइप का इमेजिनरी पावर होता है एंड वाटलेस पावर होता है। ये एक्चुअल में यूज नहीं है आपका, जैसे हीट प्रोड्यूस करने में या आपके घर में जो लाइट जलाने में इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, दिस पावर इज नॉट यूजफुल टू द सर्किट। ये आपका सर्किट में कोई इसका यूज नहीं है, बट इट मस्ट बी मेंटेन फॉर द वोल्टेज एंड द करंट लेवल। बट आपको सिस्टम का वोल्टेज मेंटेन करने के लिए, सिस्टम में करंट मेंटेन करने के लिए आपका ये बहुत ही जरूरी है। देखिए, अगर रिएक्टिव पावर सही नहीं होगा तो एक्टिव पावर का ट्रांसमिशन ही नहीं होगा। रिएक्टिव पावर को सोर्स से लोड तक पहुंचाने के लिए आपके पास रिएक्टिव पावर होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर वोल्टेज डिफरेंस होना चाहिए ताकि आपका एक्टिव पावर सोर्स तक या लोड तक पहुंच जाए। ठीक है, रिएक्टिव पावर इज द पावर एसोसिएटेड विथ एनर्जी स्टोरेज एंड रिलीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडक्टिव और द कैपेसिटिव कंपोनेंट इन द सर्किट। क्योंकि आपका सर्किट में इंडक्टिव कंपोनेंट होता है, कैपेसिटिव कंपोनेंट होता है, तो क्या करता है? पावर को स्टोर भी करता है एंड रिलीज करता है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडक्टिव एंड, जैसे आपके सिस्टम में अगर कैपेसिटिव लोड कंपोनेंट ज़्यादा हो गया तो रिएक्टिव पावर को क्या करेगा? ये एनर्जी को स्टोर करेगा और जब जरूरत पड़ेगा तो आपको ये रिलीज करना शुरू कर देगा। रिएक्टिव पावर आपको रिलीज करेगा। अगर इंडक्टिव कंपोनेंट है तो रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करना शुरू कर देगा ये। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इंडक्टिव एंड द कैपेसिटिव कंपोनेंट, ये क्या करता है? एनर्जी को स्टोर भी करेगा एंड रिलीज भी करता है। फ्रेंड, आपका रिएक्टिव पावर जो होता है वह बाउंस बैक एंड फोर्थ बिटवीन द सोर्स एंड द लोड। जैसे मान लीजिए सोर्स आपका जनरेटिंग यूनिट हो गया, आपका ट्रांसफार्मर हो गया, मान लीजिए ये आपका क्या है? सोर्स है, और यहाँ पे लोड जो आपका कंज्यूम्ड कर रहा है लोड। तो आपका सोर्स से लोड के बीच जा सकता है, लोड से सोर्स के बीच भी आ सकता है। ये यूनिडायरेक्शनल होता है। तो दिस रिएक्टिव पावर कैन बी पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। जैसे आपका एक्टिव पावर सिर्फ पॉजिटिव था, बट रिएक्टिव पावर आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होता है। पॉजिटिव कब होगा? व्हेन द रिएक्टिव पावर फ्लो फ्रॉम द सोर्स टू द लोड, तो आपका पॉजिटिव रिएक्टिव पावर होगा। एंड व्हेन द रिएक्टिव पावर फ्लो फ्रॉम लोड टू सोर्स, तो आपका क्या होगा? वो नेगेटिव रिएक्टिव पावर होगा। तो ये आपका पॉजिटिव रिएक्टिव पावर होगा, और जब लोड से सोर्स के बीच आएगा, ट्रांसफर होगा, तो आपका नेगेटिव रिएक्टिव पावर होगा। मीन्स
जब आपका सिस्टम में रिएक्टिव पावर बहुत ही कम है, जैसे मान लीजिए एक सिस्टम में आपका बहुत ज़्यादा इंडक्टिव लोड आ गया है, तो इंडक्टिव लोड जो होता है ना वो रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करता है। तो बहुत ज़्यादा अगर रिएक्टिव लोड आ गया तो आपका सिस्टम में रिएक्टिव पावर बहुत ही कम हो जाता है। तो रिएक्टिव पावर जैसे ही कम हो जाता है तो आपका ग्रिड का वोल्टेज धीरे धीरे आपका घटने लगता है। तो उस वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, रिएक्टिव पावर को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो जनरेटर यूनिट है, जो आपका AVR है, वो क्या करता है, आपका जनरेटर को ओवर एक्साइटेड कर देता है। मीन्स इंक्रीज द DC करंट फ्लो थ्रू टू द मेन एक्साइटर स्टेटर। उससे क्या हो जाता है कि आपका रिएक्टिव पावर बढ़ जाता है। तो रिएक्टिव पावर जैसे ही आपका बढ़ेगा तो वो आपका फ्लो कैसे होगा, सोर्स से लोड की तरफ होगा, तो आपका पॉजिटिव रिएक्टिव पावर हो जाएगा। और एक एग्जांपल और समझिए कि जब मान लीजिए कि आपका रिएक्टिव लोड बहुत ही कम हो गया, आपका सिस्टम में कैपेसिटिव लोड बढ़ गया। कैपेसिटिव लोड जैसे ही बढ़ेगा, जैसे आपका कैपेसिटर बैंक अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो कैपेसिटर बैंक क्या करता है, रिएक्टिव पावर को रिलीज करता है। तो अगर सिस्टम में आपका इंडक्टिव लोड कम हो गया, कैपेसिटिव लोड अगर बढ़ गया है, तो सिस्टम में रिएक्टिव पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और रिएक्टिव पावर जैसे ज़्यादा बढ़ेगा तो ग्रिड का वोल्टेज आपका बढ़ने लगता है। तो आपको ग्रिड के वोल्टेज को स्टेबल रखना है। तो उस समय क्या करेगा कि आपका जो जनरेटिंग यूनिट है वो रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करेगा थ्रू द अंडर एक्साइटेशन सिस्टम, ठीक है। तब उस समय रिएक्टिव पावर का जो फ्लो होगा वो लोड से सोर्स की तरफ होगा, तो उसमें हम लोग निगेटिव रिएक्टिव पावर कहते हैं। तो आपका जो रिएक्टिव पावर जो होता है वो सिर्फ AC सर्किट में होता है, DC सर्किट में आपका नहीं होता है। क्योंकि रिएक्टिव पावर तभी प्रोड्यूस होगा जब आपका वोल्टेज एंड करंट के बीच फेज एंगल आएगा। क्योंकि DC सर्किट में क्या होता है, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज, सो फेज एंगल 0, पावर फैक्टर आपका 1 हो जाता है, cos फाई आपका 1 हो जाता है। तो उसमें जो भी पावर होगा वो सिर्फ एक्टिव पावर होगा, नो रिएक्टिव पावर इन केस ऑफ DC सर्किट। लेकिन AC सर्किट में क्या होता है, AC सर्किट में आपका कुछ ना कुछ फेज एंगल रह ही जाता है। क्योंकि AC सर्किट में आपका 3 टाइप ऑफ द लोड होता है, आपका रेसिस्टिव लोड होता है, इंडक्टिव लोड होता है एंड कैपेसिटिव लोड होता है। तो तीनों लोड के कारण क्या होता है कि आपका करंट एंड वोल्टेज के बीच एक फेज डिफरेंस आ जाता है, आइदर आपका लीड करेगा या लैग करेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका AC सर्किट में रिएक्टिव पावर आ जाता है। और रिएक्टिव पावर जैसे ही आता है तो आपका क्या होता है, AC सर्किट में रिएक्टिव पावर का ये हो जाता है, प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। इसका यूनिट होता है रिएक्टिव पावर का, वो आपका VAR में होता है, VAR या MVAR या इसको हम लोग KVAR जो भी होता है इसमें हम लोग डिनोट करते हैं। V मतलब होता है वोल्टेज, A मतलब होता है एम्पियर, R मतलब होता है रिएक्टिव। तो वोल्टेज एम्पियर रिएक्टिव ये होता है मेगा वोल्टेज एम्पियर रिएक्टिव या किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, इसमें हम लोग मेजर करते हैं। तो MVAR मतलब रिएक्टिव पावर होता है। और चूंकि हम लोग का जो लोड होता है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द रिएक्टिव, इंडक्टिव and the capacitive, so it is very difficult to determine the nature of the load। तो टू टाइप ऑफ द रिएक्टेंस होता है, एक होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो कि नेगेटिव होता है, एक आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है जो कि पॉजिटिव होता है। रिएक्टिव पावर डज नॉट परफॉर्म्स एनी प्रैक्टिकल वर्क्स। जैसे आपका एक्टिव पावर क्या करता है, एक्टिव पावर प्रैक्टिकल वर्क करता है, आपका लाइट जलता है, हीटर ऑन होता है, बहुत सारा हीटिंग इफेक्ट आता है। बट रिएक्टिव पावर कोई भी प्रैक्टिकल वर्क्स नहीं करता है, बट इट अफेक्ट द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट वेव फॉर्म्स। देखिए जैसे आपका DC सर्किट में देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट, सो नो रिएक्टिव पावर इन द DC करंट। बट इन AC सर्किट में क्या होता है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इंडक्टिव लोड्स एंड द कैपेसिटिव लोड्स आपका फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज आपका मेंटेन रहता है, और उस कारण से आपका AC करंट में रिएक्टिव पावर प्रोड्यूस होता है। तो रिएक्टिव पावर क्या करता है, आपका रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑसिलेशन बिटवीन द सिस्टम एंड द लोड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रिएक्टिव कंपोनेंट्स लाइक इंडक्टिव एंड द कैपेसिटिव विदाउट एनर्जी कंजम्पशन। इसमें कोई भी एनर्जी आपका कंज्यूम नहीं होता है, बट ये रिक्वायरमेंट है, आपका रिएक्टिव पावर होना चाहिए। जैसे अगर आपका चूंकि सिस्टम में आपका बहुत सारा इंडक्टिव लोड होता है, जैसे आपका ट्रांसफार्मर होता है, मोटर्स होता है, उसको रन करने के लिए आपका रिएक्टिव पावर चाहिए। अगर सिस्टम में सिर्फ आपका एक्टिव पावर रहेगा तो आपका मोटर स्टार्ट ही नहीं होगा, आपका ट्रांसफार्मर सही ढंग से वर्क नहीं करेगा। ट्रांसफार्मर को या मोटर को रिएक्टिव पावर क्यों चाहिए? देखिए ट्रांसफार्मर रिक्वायर्स रिएक्टिव पावर टू जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड इन द प्राइमरी कॉइल एंड इंड्यूस द वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल।
जैसे आपका ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल होता है एंड द सेकेंडरी कॉइल होता है। तो प्राइमरी कॉइल में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए आपको रिएक्टिव पावर चाहिए, और रिएक्टिव पावर आने से आपका क्या होता है कि प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और उससे आपका वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है सेकेंडरी कॉइल में, और वहाँ से हम लोग करंट या वोल्टेज निकालते हैं। द रिएक्टिव पावर सप्लाई इज नॉट एडिक्वेट इन द सिस्टम। अगर सिस्टम में मान लीजिए कि अगर आपका रिएक्टिव पावर सफिशिएंट नहीं है तो ट्रांसफार्मर विल नॉट वर्क प्रॉपरली टू ट्रांसफर द वोल्टेज। क्योंकि रिएक्टिव पावर चाहिए, जैसे आपका मोटर है, मोटर को इनिशियल में स्टार्ट करने के लिए रिएक्टिव पावर चाहिए, क्योंकि उसमें स्टेटर एंड रोटर के बीच आपका एयर रहता है। तो उस समय आपका क्या होता है, स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए आपका रिएक्टिव पावर होना चाहिए। क्योंकि आपका सिस्टम में बहुत सारा इंडक्टिव लोड है, जैसे आपका इंडक्शन कुकर है घर में जो हम लोग यूज़ करते हैं, या आपका ट्रांसफार्मर हो गया या मोटर हो गया, उस सब में क्या होता है, कॉइल का अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। और उस कॉइल में जब तक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा वो रोटेट ही नहीं करेगा। तो उसको इनिशियल में रोटेट करने के लिए हमको रिएक्टिव पावर चाहिए, और रिएक्टिव पावर रहता है तो तभी आपका मोटर स्टार्ट करेगा, फिर आपका एक्टिव पावर आके वो अपना काम करेगा, लेकिन इनिशियल में आपको रिएक्टिव पावर चाहिए, ठीक है। तो रिएक्टिव पावर भले ही यूजलेस पावर है, बट ये सिस्टम का डिमांड है कि आपको रिएक्टिव पावर, हाँ अगर सिस्टम में सिर्फ आपका रेसिस्टिव लोड रहे, सिस्टम में आपका कोई भी कैपेसिटिव लोड नहीं है, इंडक्टिव लोड नहीं है, सिर्फ रेसिस्टिव लोड है, तब आपको सिर्फ एक्टिव पावर चाहिए, रिएक्टिव पावर का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लोड तो आपका इंडक्टिव लोड आपका सिस्टम में कनेक्टेड है, कैपेसिटिव लोड कनेक्टेड है। तो इंडक्टिव लोड में आपका कॉइल रहता है, और कॉइल को एनर्जाइज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का जरूरत पड़ता है, और मैग्नेटिक फील्ड आपको कहाँ से आएगा, रिएक्टिव पावर से आता है, और रिएक्टिव पावर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, उससे आपका मोटर रोटेट हो जाता है, या ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज इंड्यूस होता है उसके लिए भी आपको रिएक्टिव पावर चाहिए। तो रिएक्टिव पावर बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, और ग्रिड के वोल्टेज को और करंट लेवल को मेंटेन करने के लिए भी आपका रिएक्टिव पावर चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग फीचर्स ऑफ रिएक्टिव पावर देखें, जो हम लोग जनरली पढ़ ही चुके हैं, कि इट चेंजेज इट्स डायरेक्शन पीरियडिकली एंड इट इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अगर सोर्स से लोड की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव, लोड से अगर सोर्स की तरफ जाता है तो नेगेटिव होता है। क्योंकि हम लोग का जो जनरेटर होता है वो सिंक्रोनस जनरेटर होता है, वो रिएक्टिव पावर को आपको प्रोड्यूस भी करता है, रिएक्टिव पावर को कंज्यूम भी करता है, ठीक है, थ्रू द एक्साइटेशन सिस्टम। आपका AVR होता है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, उसके हेल्प से हम लोग सिस्टम को ओवर एक्साइटेड करते हैं एंड अंडर एक्साइटेड करते हैं। देखिए, अगर सिस्टम में रिएक्टिव पावर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो AVR क्या करता है कि रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द ग्रिड वोल्टेज। तो जनरेटर क्या करेगा, को अंडर एक्साइटेड कर देगा, मीन्स वो DC करंट के फ्लो को ही कंट्रोल कर देगा। जो आपका मेन एक्साइटर के स्टेटर में जो DC करंट जा रहा था उसको ही कंट्रोल कर देगा, ताकि आपका रिएक्टिव पावर का जनरेशन ही बहुत कम हो, या जनरेटर या आपका रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करना शुरू कर दे, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं आपका जनरेटर वर्क्स एज ए सिंक या कंज्यूमर ऑफ रिएक्टिव पावर्स, ठीक है। अगर आपका सिस्टम में रिएक्टिव पावर बहुत ही कम हो गया, तब क्या करता है AVR, DC करंट को इंक्रीज करके जनरेटर को ओवर एक्साइटेड कर देता है, और आपके रिएक्टिव पावर को प्रोडक्शन शुरू करता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द ग्रिड वोल्टेज। तो ग्रिड के वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए आपके पास रिएक्टिव पावर चाहिए, ठीक है, ठीक है। मेजर्ड यूजिंग भार, आपका भार मीटर होता है, इससे हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। और इसका जो M भार या भार या के भार से यूनिट इसका होता है, मीन्स एम्पियर, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ठीक है। ट्रांसफार्मर एंड इंडक्शन मोटर्स यूज रिएक्टिव पावर टू प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर को आपका प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए रिएक्टिव पावर चाहिए, मोटर में भी जो स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए आपको रिएक्टिव पावर चाहिए। तो जनरेटर आपका ट्रांसफार्मर हो या इंडक्शन मोटर हो, यूज रिएक्टिव पावर टू प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। सो आपको रिएक्टिव पावर चाहिए, रिएक्टिव पावर तो चाहिए, आपको तो सारा वर्क डन करना है रिएक्टिव पावर से, लेकिन रिएक्टिव पावर भी चाहिए। रिएक्टिव पावर भले यूजलेस पावर है, बट ये भी इंपॉर्टेंट पावर है। तो फ्रेंड, अगर हम इसका कैलकुलेशन देखें, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q = VI sin phi। Q मतलब क्या होता है, आपका रिएक्टिव पावर, V मतलब होता है VRMS, मीन्स RMS वोल्टेज अक्रॉस द लोड।
आई मतलब क्या होता है, आई आरएमएस करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड, और फाई मतलब होता है फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट। रिएक्टिव पावर जनरेशन के लिए जैसे ही आपका वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस आया, रिएक्टिव पावर का जनरेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी कारण आपका डीसी सर्किट में रिएक्टिव पावर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे फेज डिफरेंस होता ही नहीं है वोल्टेज और करंट के बीच, तो आपका डीसी सर्किट में रिएक्टिव पावर नहीं होता है। लेकिन जैसे ही एसी सर्किट में आपका फेज डिफरेंस आया वोल्टेज और करंट के बीच, तो आपका रिएक्टिव पावर का जनरेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है Q इक्वल टू वी आई साइन फाई। ठीक है, देखिए रिएक्टिव पावर जो होता है वह ऑसिलेट करता है किसके बीच, पावर सोर्स एंड द लोड के बीच, एंड इट इज़ नॉट कंज्यूम्ड बाय द लोड। अगर सिस्टम में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव पावर अगर आ जाता है तो वो एक नुकसान होता है, वो आपका पावर ट्रांसमिशन को इनएफिशिएंट बना देता है, क्योंकि जितना ज़्यादा रिएक्टिव पावर हुआ उतना ज़्यादा आपका रिएक्टिव करंट हो जाता है, और रिएक्टिव करंट ज़्यादा हुआ तो उससे क्या हो जाता है, आई स्क्वायर आर फ्रेंड पढ़ते होंगे, हीट जनरेशन शुरू हो जाएगा। तो ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है आपका इनएफिशिएंट हो जाता है, पावर ट्रांसमिशन आपका सही से नहीं करता है, एक्टिव पावर का आपका लॉस होना शुरू हो जाता है वहाँ पे। दूसरा चीज़ क्या होता है कि आपको पावर ट्रांसमिशन लाइन जो होता है हैव टू हैंडल द एडिशनल पावर व्हिच इज नॉट यूज्ड इन ए प्रैक्टिकल वर्क्स। देखिए अगर आपका सिस्टम में रिएक्टिव पावर बहुत ज़्यादा अगर हो गया तो क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन को एडिशनल लोड हैंडल करना पड़ता है, और ऐसा लोड हैंडल करना पड़ता है जिसका कोई प्रैक्टिकल वर्क ही नहीं होता है। ये तो प्रैक्टिकल वर्क आपका कर ही नहीं रहा है, तो प्रैक्टिकल वर्क नहीं करता है, आपका ट्रांसमिशन लाइन को इनएफिशिएंट कर देता है। तो हैंडलिंग द रिएक्टिव पावर इज very important in order to maintain the system stability and to make the system efficient। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम को एफिशिएंट बनाने के लिए आपको रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करना पड़ेगा, और इसीलिए क्या होता है कि आपका जितना भी पावर जनरेशन यूनिट है सब में आपका एवीआर लगा रहता है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, और एवीआर के यूज से हम लोग रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करते हैं कि कब हमको रिएक्टिव पावर का जरूरत पड़ेगा, और अगर सिस्टम में बहुत ज़्यादा अगर रिएक्टिव पावर आ गया तो आपका सिंक्रोनस जनरेटर जो होता है वो कंज्यूम करना शुरू कर देगा इन ऑर्डर टू मेंटेन द ग्रिड वोल्टेज एंड द रिएक्टिव करंट इन द सिस्टम। और अगर सिस्टम में रिएक्टिव पावर कम हो गया है तो एवीआर क्या करता है, ओवर एक्साइटेड कर देगा जनरेटर को इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द रिएक्टिव पावर इनटू द सिस्टम एंड मेंटेन द वोल्टेज एंड द रिएक्टिव करंट इन द ग्रिड। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिएक्टिव पावर जो Q होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिएक्टिव पावर इन द सिस्टम mainly changes due to the phase difference caused by the load, inductance and the capacitance component। सिस्टम में अगर जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस लोड होगा, सिस्टम में जितना ज़्यादा इंडक्टिव लोड होगा, उतना आपका वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस बनता जाएगा, अगर आपका लैग करेगा या लीड करेगा, कुछ भी होगा। जैसे आपका इंडक्टिव लोड है तो आपका लैग करेगा, कैपेसिटिव लोड है तो आपका लीड करता है। तो जितना ज़्यादा अगर सिस्टम में इंडक्टिव लोड एंड द कैपेसिटिव लोड होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज एंड करंट के बीच फेज डिफरेंस आएगा, और उससे आपका रिएक्टिव पावर का मैग्नीट्यूड उतना बढ़ता चला जाएगा। अगर सिस्टम में इंडक्टिव लोड बहुत ज़्यादा हो गया तो रिएक्टिव पावर का मैग्नीट्यूड आपका सिस्टम में डिक्रीज हो जाएगा, और सिस्टम में अगर कैपेसिटिव लोड अगर बहुत ज़्यादा हो गया जैसे कैपेसिटर बैंक वगैरह, तो आपका सिस्टम में रिएक्टिव पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट इज अपरेंट पावर। देखिए अपरेंट पावर क्या होता है, देखिए अपरेंट पावर होता है द नेट पावर या द टोटल पावर सप्लाइड बाय द सोर्स टू द सिस्टम। आपका जो भी जनरेटिंग सिस्टम है, जनरेटिंग यूनिट है, वो सिस्टम में कितना पावर ट्रांसफर कर रहा है उसी को हम लोग अपरेंट पावर कहते हैं। मीन्स अपरेंट पावर जो होता है द टोटल पावर फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इंक्लूडिंग बोथ द रियल पावर मीन्स एक्टिव पावर बीइंग यूज्ड and the reactive power जो कि आपका यूजलेस पावर होता है, and reactive power is required for maintaining the voltage in the grid systems। तो आपका क्या होता है, ये टोटल पावर होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव पावर एंड द रिएक्टिव पावर। इसका जो यूनिट होता है, अगर हम देखेंगे यूनिट, वो क्या होता है kVA या MVA में मेजर करते हैं इसको। अपरेंट पावर का जो यूनिट होता है वह किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर में मेजर करते हैं। ठीक है, देखिए इन फैक्ट इन आवर डेली रूटीन लाइफ हम लोग क्या देखते हैं, जो आपका इलेक्ट्रिक फैन आप यूज़ करते हैं या इलेक्ट्रिक आप मोटर यूज़ करते हैं या इंडक्शन कुकर आप यूज़ करते हैं या आप हीटर यूज़ करते हैं, जब एसी यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं
इलेक्ट्रिक फैन जो भी आप यूज़ करते हैं, ये क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टिव लोड एंड द इंडक्टिव लोड होता है। ठीक है, आप उसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टिव लोड होता है एंड इंडक्टिव लोड होता है। ठीक है, जैसे आपका इंडक्शन कुकर है, उसमें आपका क्या होता है, रेसिस्टिव लोड भी होता है, इंडक्टिव लोड भी होता है। आपका जैसे आपका इलेक्ट्रिक आपका हीटर हो गया, उसमें प्योरली आपका रेसिस्टिव लोड होता है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह हो गया, उसमें क्या होता है, इंडक्टिव लोड होता है एंड रेसिस्टिव लोड होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो हम देखेंगे कि हमारे घर में जो लोड हम लोग यूज़ करते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टिव लोड एंड द इंडक्टिव लोड होता है। रेसिस्टिव लोड जो होता है वो कंज्यूम द एक्टिव पावर एंड इंडक्टिव लोड जो होता है वो कंज्यूम द रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो रेसिस्टिव लोड जो होता है वो एक्टिव पावर को कंज्यूम करता है एंड इंडक्टिव लोड जो होता है वह रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करता है। तो थ्रू द टोटल पावर सप्लाई बाय द सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इज द सम ऑफ एक्टिव पावर एंड द रिएक्टिव पावर, इसी को हम लोग एपरेंट पावर कहते हैं। तो एपरेंट पावर क्या होता है, वो सम ऑफ द एक्टिव पावर एंड द रिएक्टिव पावर होता है। एपरेंट पावर क्या होगा, एपरेंट पावर इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल पावर कंबाइनिंग द एक्टिव एंड द रिएक्टिव कंपोनेंट रिगार्डलेस ऑफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट। एपरेंट पावर जो होता है वह फेज एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। आपका वोल्टेज एंड करंट के बीच कुछ भी फेज एंगल रहे, उससे आपका एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर अफेक्टेड हो सकता है, बट एपरेंट पावर आपका अफेक्टेड नहीं होता है। अगर हम एपरेंट पावर का अगर हम लोग देखें अगर फॉर्मूला, तो क्या होता है, एपरेंट पावर इक्वल टू, एपरेंट पावर क्या होता है आपका VRMS इंटू IRMS होता है। मीन्स देखिए यहाँ पे आपका फेज एंगल आया, फेज एंगल नहीं आता है, तो ये डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ द RMS वोल्टेज एंड RMS करंट होता है। ठीक है, और अगर इसको सिंपल बोले कि एपरेंट पावर इज द वेक्टर सम ऑफ द एक्टिव पावर एंड द रिएक्टिव पावर। तो फ्रेंड वेक्टर ट्रायंगल को देखिए यहाँ पे आपका जैसे एपरेंट पावर क्या पढ़े, एपरेंट पावर का दो कंपोनेंट होता है, एक आपका एक्टिव पावर होता है जिसको हम लोग रेसिस्टिव पावर कहते हैं या यूजफुल पावर कहते हैं, और एक आपका रिएक्टिव पावर होता है जो कि आपका यूजलेस पावर होता है एंड इट इज जनरेटेड ड्यू टू द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट। ठीक है, तो यहाँ पे इस दोनों वेक्टर को जो मिलाएंगे तो एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल का आपका जो हॉरिजॉन्टल साइड है जो कि आपका एक्टिव पावर होता है, वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो आपका रिएक्टिव पावर है, और इसका जो हाइपोटेनियस रिप्रेजेंट द एपरेंट पावर। ठीक है, तो अगर हम एपरेंट पावर देखेंगे, द वेक्टर सम ऑफ एक्टिव पावर एंड द रिएक्टिव पावर, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर का रूट अंडर, इससे हम लोग एपरेंट पावर निकल जाता है। तो एपरेंट पावर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो एक्टिव पावर होगा, वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो रिएक्टिव पावर होगा, एंड हाइपोटेनियस जो होता है वो एपरेंट पावर होता है। इसी को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे आपका फाई जो दिखा रहा है वो फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट। तो एपरेंट पावर डजंट डिपेंड्स अपॉन द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट, बट द एक्टिव पावर एंड द रिएक्टिव पावर डिपेंड्स अपॉन द फेज एंगल। एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर को आप लोग समझ गए होंगे कि आपका जैसे एसी में आपका तीन टाइप का लोड होता है, एक रेसिस्टिव लोड होता है, एक इंडक्टिव लोड होता है, एक आपका कैपेसिटिव लोड होता है। अगर आपका प्योर रेसिस्टिव लोड है तो वो पावर कौन कंज्यूम करेगा, एक्टिव पावर को कंज्यूम करेगा। रेसिस्टिव कंपोनेंट जो होता है वो एक्टिव पावर को कंज्यूम करता है। लेकिन अगर प्योर कैपेसिटिव लोड है या अगर प्योर इंडक्टिव लोड है ना, ऐसे तो आपका एसी सिस्टम जो होता है, एसी सर्किट जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड एंड द कैपेसिटिव लोड होता है। मान लीजिए कि अगर आपका प्योर इंडक्टिव लोड है या प्योर कैपेसिटिव लोड होता है तो कोई भी पावर वो कंज्यूम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इन ए हाफ साइकिल व्हाट एवर द पावर रिसीव्ड फ्रॉम द सोर्स बाय दिस कंपोनेंट द सेम पावर इज रिटर्न बैक टू द सोर्स। सो इसमें क्या होता है कि हाफ साइकिल में जो भी ये सोर्स से पावर रिसीव्ड करता है, नेक्स्ट साइकिल में इस पावर को आपको बैक कर देता है, रिटर्न बैक कर देता है टू द सोर्स में। तो इसलिए क्या होता है, ये जो पावर जो होता है रिएक्टिव पावर, वह फ्लो इन बोथ द डायरेक्शन, फ्रॉम द सोर्स टू द लोड एंड फ्रॉम द लोड टू द सोर्स। तो इसको हम लोग रिएक्टिव पावर कहते हैं। और रिएक्टिव पावर एक्चुअली डजंट डू एनी यूजफुल वर्क, ये कोई भी यूजफुल वर्क नहीं करता है। प्योर रेसिस्टिव सर्किट में
करंट इज इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज। करंट जो होता है और वोल्टेज सेम फेज में होता है, मतलब एक साथ साथ वो जीरो से स्टार्ट होता है, पीक पे जाता है, फिर जीरो पे आता है, साथ साथ एक ही टाइम में। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट इज इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज। बट अगर प्योर इंडक्टिव लोड है, अगर प्योर कैपेसिटिव कंपोनेंट है एसी सर्किट में, तो करंट आउट ऑफ फेज होता है फ्रॉम द वोल्टेज से। जैसे आपका अगर सिर्फ इंडक्टिव कंपोनेंट है एसी सर्किट में, तो आपका फेज करंट जो होता है वो लैग करता है वोल्टेज बाय 90 डिग्री से। और अगर आपका कैपेसिटिव लोड है, कंपोनेंट है एसी सर्किट में, तो करंट लीड करेगा वोल्टेज बाय 90 डिग्री। मींस रेसिस्टिव कंपोनेंट में करंट एंड वोल्टेज के बीच फेज एंगल जीरो होता है, दोनों साथ साथ चलता है। इंडक्टिव लोड अगर रहेगा तो आपका वोल्टेज पहले पीक पहुंचता है, उस समय करंट आपका जीरो रहेगा, और जब आपका करंट पीक पे पहुंचेगा तो वोल्टेज जीरो हो जाएगा। तो आपका 90 डिग्री लैग करता है करंट फ्रॉम द वोल्टेज से, मतलब वोल्टेज आगे आगे, करंट पीछे पीछे 90 डिग्री लैग करता है। अगर कैपेसिटिव लोड है तो इसमें क्या होता है कि वोल्टेज से आगे करंट रहता है 90 डिग्री से, मतलब जब आपका करंट मैक्सिमम पहुंचा तो वोल्टेज उस समय जीरो, फिर जब वोल्टेज मैक्सिमम पहुंचा तो करंट आपका आगे। तो ये जो फेज डिफरेंस आता है, इसी के कारण आपका रिएक्टिव पावर का जनरेशन होता है। एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर को अगर हम लोग पिक्चर से अगर समझना चाहें तो फ्रेंड, आप कोल्ड ड्रिंक का बोतल लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक का बोतल जैसे पेप्सी है, और उसको आप ग्लास में डालते हैं, तो देखते होंगे कि लिक्विड, शुरू में आपका पेप्सी का लिक्विड रहता है, उसके ऊपर आपका झाग वगैरह बन जाता है, फॉग वगैरह बन जाता है। तो जो आपका ग्लास में अंदर जो एक्चुअल में जो लिक्विड अमाउंट है, लिक्विड पार्ट है, उसको हम लोग एक्टिव पावर कहते हैं। जो आपका झाग जो बन रहा है वो आपका रिएक्टिव पावर है, और टोटल दोनों को सम कर दीजिएगा तो वो अपरेंट पावर होता है। तो यहाँ से एक्चुअल में जो हम लोग जो ड्रिंक करते हैं वो प्योर लिक्विड को ड्रिंक करते हैं, तो हम लोग वो आपका यूजेबल पार्ट होता है, जिसको हम लोग एक्टिव पावर कहते हैं। जो आपका झाग बनता है वो आपका रिएक्टिव पावर है, जो कि यूजलेस पावर है, इसका कोई भी प्रैक्टिकल वर्क नहीं करता है, और दोनों को सम कर दीजिएगा तो अपरेंट पावर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर इट इज द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर और द रियल पावर एंड द अपरेंट पावर। एक्टिव पावर को किस में मेजर करते हैं हम लोग? वाट में, और अपरेंट पावर को वोल्ट एम्पियर में मेजर करते हैं। तो पावर फैक्टर क्या होगा? इट इज द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर एंड द अपरेंट पावर होता है। देखिए, अगर आपका पावर फैक्टर 1 है, इट मीन्स आपका क्या होता है कि जितना भी अपरेंट पावर है वो इक्वल्स टू एक्टिव पावर हो गया है। मीन्स आपका cos फाई जो होता है वो आपका 1 हो गया, मीन्स फाई वैल्यू 0 डिग्री। इट मीन्स क्या, इसको क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपको यूनिटी पावर फैक्टर है, इट मीन्स करंट इज इन फेज विद द वोल्टेज। मीन्स आपका करंट और वोल्टेज के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 0 डिग्री है। मीन्स करंट इज इन फेज विद द वोल्टेज। ठीक है, मीन्स आपका 100% आपको अपरेंट पावर इक्वल्स टू रियल पावर, एक्टिव पावर हो गया। बट इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन द 100% पावर फैक्टर एट ऑल पार्ट ऑफ द पावर सिस्टम। क्योंकि आपका सिस्टम में अगर सिर्फ रेसिस्टिव लोड रहे तो आपको 100 यूनिटी पावर फैक्टर मिल जाएगा, लेकिन आपका सिस्टम में, एसी सिस्टम में आपका डिफरेंट टाइप ऑफ द लोड्स होता है। इंडक्टिव लोड होता है, कैपेसिटिव लोड होता है, वो आपको फेज डिफरेंस को जीरो होने के लिए ही नहीं देगा। पावर फैक्टर आपका हाई होना चाहिए। देखिए, पावर फैक्टर अगर आपका जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका ट्रांसमिशन लॉसेस कम होता है। पावर ट्रांसमिशन उतना इफिशिएंटली आपका पावर ट्रांसफर हो जाता है, एंड इट इज़ ऑल्सो बेटर फॉर द इंडक्शन लोड लाइक मोटर्स टू रन स्मूथली एंड अवॉइड ओवर हीटिंग। क्योंकि अगर सिस्टम में अगर रिएक्टिव पावर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, इट मीन्स आपका रिएक्टिव करंट बढ़ जाएगा। रिएक्टिव करंट जितना ज़्यादा बढ़ेगा, आपका ट्रांसमिशन लॉसेस उतना ज़्यादा हो जाएगा। एक्टिव पावर का आपको सही ढंग से वहाँ पे सोर्स से लोड तक पहुँच नहीं पाएगा, और आपका मोटर ओवर हीटिंग होने का चांस रहेगा। पावर फैक्टर आपको क्या बताता है? मान लीजिए कि आपका पावर फैक्टर 0.8 बताया। ये क्या इंडिकेट करता है कि पावर फैक्टर आपका 0.8 मतलब क्या होता है कि 100% ऑफ द टोटल पावर में आपका 80% सिस्टम इज कंज्यूमिंग एक्टिव पावर एंड 20% आपका कंज्यूम क्या कर रहा है? रिएक्टिव पावर को। इसका मतलब यही होता है। अगर पावर फैक्टर 0.8 है, इसका मतलब सिस्टम इज कंज्यूमिंग 80% ऑफ एक्टिव पावर एंड 20% ऑफ रिएक्टिव पावर ले रहा है वो।
मीन्स इट इंडिकेट करता है कि सिस्टम में आपका एक्टिव पावर कितना 80% है। एंड पावर फैक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स इन द AC सर्किट इफ द वोल्टेज एंड पावर इज कांस्टेंट। जैसे आप क्या देख रहे हैं कि पावर इक्वल्स टू क्या होता है 3 फेज सर्किट में √3 VI cos phi पढ़े हैं मान, और यहाँ से अगर I निकालेंगे तो क्या होगा P/√3 V cos phi। मान लेते हैं कि आपका P कांस्टेंट है, पावर आप जो सप्लाई कर रहे हैं, पावर सिस्टम में जो पावर आप सप्लाई कर रहे हो, आप कांस्टेंट पावर सप्लाई कर रहे हैं, आपका √3 तो कांस्टेंट ही है, और वोल्टेज मान लेते हैं आपका कांस्टेंट है। तो इसमें लाइन करंट जो होता है I वो क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/cos phi। ठीक है, 1/cos phi। cos phi क्या होता है पावर फैक्टर, मीन्स लाइन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर। अगर आपका सिस्टम में पावर फैक्टर अगर लो है, मान लें सिस्टम में अगर पावर फैक्टर आपका लो है, इट मीन्स आपका करंट लाइन करंट क्या होगा वैल्यू बढ़ जाएगा, और अगर लाइन करंट का वैल्यू जितना ज़्यादा बढ़ेगा आपका ट्रांसमिशन लॉसेस बढ़ जाएगा, आपका हीट जनरेशन बढ़ जाएगा, आपका इफिशिएंट पावर ट्रांसमिशन नहीं होगा, ट्रांसमिशन का एफिशिएंसी आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए आपको हाई पावर फैक्टर होना बहुत ही जरूरी है। जितना ज़्यादा हाई पावर फैक्टर होगा सिस्टम में आपका करंट का वैल्यू कम होगा, करंट का वैल्यू कम होने से आपका ट्रांसमिशन लॉसेस कम होगा, ट्रांसमिशन भी आपका एफिशिएंट हो जाएगा। इवन इंडक्शन मोटर में को चलाने में भी आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपका हाई करंट होगा तो वो ओवर हीटिंग होने का चांस आपका बढ़ जाएगा। तो आपको लाइन करंट को कम रखना है तो आपको पावर फैक्टर ज़्यादा रखना होगा। पावर फैक्टर क्या हो गया, ये की इंडिकेटर फॉर इवैल्यूएटिंग इलेक्ट्रिकल पावर क्वालिटी। अगर हाई पावर फैक्टर है इसका मतलब एनर्जी का जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा है, मीन्स सिस्टम में आपका एक्टिव पावर ज़्यादा है, रिएक्टिव पावर आपका कम है। ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि आपका इलेक्ट्रिकल पावर क्वालिटी को, इट शोज हाउ एफिशिएंटली एन इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज द अवेलेबल पावर। हायर पावर फैक्टर इंडिकेट लेस वेस्टेड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टिव पावर। अगर हाई पावर फैक्टर है मीन्स आपका एपरेंट पावर का कुछ ही कंपोनेंट आपका रिएक्टिव पावर होगा, बाकी मैक्सिमम कंपोनेंट जो होता है वह आपका एक्टिव पावर होता है। तो आपको सिस्टम में हाई पावर फैक्टर मेंटेन करना है ताकि आपका सिस्टम में जो लाइन करंट है उसका वैल्यू कम हो, ट्रांसमिशन अच्छे से हो। अगर आपका लो पावर फैक्टर है तो आपका पावर ग्रिड में स्ट्रेन आ जाएगा, आपका एफिशिएंटली पावर ट्रांसफर ही ना हो, एक्टिव पावर का पूरा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग पावर फैक्टर को हाई मेंटेन करना चाहिए। फ्रेंड, हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि इंडक्टिव लोड क्या होता है एंड कैपेसिटिव लोड क्या होता है। देखिए इंडक्टिव लोड पहले हम लोग देखते हैं। इंडक्टिव लोड क्या है? इंडक्टिव लोड इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक लोड दैट प्राइमरीली स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्यों होता है मैग्नेटिक फील्ड? क्योंकि इसमें आपका एक कॉइल ऑफ वायर होता है और कॉइल ऑफ वायर कंडक्टर होता है। उसी के कारण से क्या होता है कि इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये स्टोर करता है ये। तो फ्रेंड, अगर हम लोग की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव लोड के बारे में अगर देखें तो फर्स्ट आपका आता है करंट लैग्स वोल्टेज। इसमें आपका करंट जो होता है लैग करता है वोल्टेज में। अगर आपका प्योर इंडक्टिव सर्किट है, अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो करंट जो होता है लैग बिहाइंड द वोल्टेज वेव फॉर्म बाय 90 डिग्रीज। जो करंट वेव फॉर्म्स जो होता है वो लैग बिहाइंड द वोल्टेज वेव फॉर्म्स बाय 90 डिग्रीज। इट मीन्स क्या होता है कि वोल्टेज रीचेज इट्स पिक बिफोर द करंट डज। मीन्स वोल्टेज पहले आपका पिक करेगा, बाद में करंट पिक करता है, 90 पिक पे जाता है। ये आपका करंट लैग करता रहता है आपका वोल्टेज से। सेकेंड पॉइंट क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेशंस। मैग्नेटिक फील्ड देखिए, इंडक्टिव लोड ऑपरेटेड व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर। जब आपका वायर में रिएक्टिव पावर फ्लो करता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से आपका इंडक्टिव लोड क्रिएट होता है। तो आपको इंडक्टिव लोड के लिए रिएक्टिव पावर चाहिए, तभी आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन होगा। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन आपका क्या है? अपोजिशन टू द करंट चेंज। इसमें करंट चेंज को ये अपोज करता है। देखिए आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या पढ़े हैं कि जब आपका करंट इंड्यूस होता है, जैसे आपका ये वायर है, वायर में अगर हम लोग करंट को फ्लो करते हैं तो अगर कोई कंडक्टर इसके कांटेक्ट में आता है तो उसमें करंट इंड्यूस होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और उस ईएमएफ में जो करंट फ्लो करता है वो उस डायरेक्शन में फ्लो करता है जो उसके फ्लक्स को चेंज को अपोज करे।
अगर उसके फ्लक्स जो सेकेंडरी कंडक्टर के फ्लक्स में अगर इंक्रीज हो रहा है तो करंट क्या करेगा, उसको डिक्रीज कर देगा। अगर फ्लक्स अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अगर डिक्रीज कर रहा है तो करंट क्या करेगा, जो इंड्यूस करंट होगा उस फ्लक्स को इंक्रीज कर देगा। तो क्या करेगा, वो जो आपका चेंज को ये अपोज करता है। तो आपका इसमें जो करंट जो चेंज होगा, इंस्टेंटेनियस करंट चेंज को, उसको ये अपोज करता है। तो करंट चेंज को क्या करता है, ये अपोज करता है। रिएक्टिव पावर कंजम्पशन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इंडक्टिव लोड जो होता है वो रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करता है। तो रिएक्टिव पावर इज नेसेसरी टू डेवलप द मैग्नेटिक फील्ड इन द कॉइल। अगर आपका रिएक्टिव पावर नहीं रहेगा तो आपका जैसे मोटर होता है या ट्रांसफार्मर, वो काम ही नहीं करता है। तो ये रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करेगा। अगर सिस्टम में अगर बहुत ज़्यादा इंडक्टिव लोड अगर आ जाएगा, इट मीन्स समझिए कि आपका रिएक्टिव पावर कंज्यूम हो जाएगा, वोल्टेज आपका ड्रॉप होने लगता है। तब आप हम लोग का जो AVR होता है वो जनरेटर को कमांड देता है कि आप टू जनरेट द रिएक्टिव पावर। ठीक है, आपका लेगिंग पावर फैक्टर, इसमें पावर फैक्टर जो होता है आपका लैग करता है। चलिए, इसमें पावर फैक्टर जो होता है वो 0 रखने की कोशिश करेगा। 0 मतलब क्या होता है, प्योर जितना भी अपरेंट पावर है वो सब रिएक्टिव पावर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, मीन्स कोई भी आपका एक्टिव पावर ही ना हो, ये 0 रखने का कोशिश करता है। तो इसमें क्या करता है, आपका जो पावर फैक्टर जो होता है वो लैग करता है, ये 1 से नीचे ले जाने का कोशिश करेगा आपको। अगर पावर फैक्टर 1 से ज़्यादा है तो ये 1 के नीचे लाने का ये कोशिश करेगा। अगर इंडक्टिव लोड का एग्जांपल देखिएगा तो जितना भी आपका इलेक्ट्रिक मोटर है, जैसे आपका वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन, आपका एयर कंडीशनर हो गया, बिल्डिंग मशीन हो गया, फैन हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, सभी इंडक्टिव लोड है। कैपेसिटिव लोड क्या होता है, कैपेसिटिव लोड होता है एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड दैट प्राइमरीली स्टोर एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड and this behavior is due to the presence of the component like capacitor which oppose change in voltage। इसमें क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर रहता है। जैसे आपका इंडक्टिव लोड में मैग्नेटिक फील्ड के रूप में आपका एनर्जी स्टोर रहता था, कैपेसिटिव लोड में आपका कैपेसिटर रहता है। इंडक्टिव लोड में आपका कॉइल ऑफ वायर होता है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, यहाँ पर कैपेसिटर होता है, इसलिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर रहता है। ठीक है, जो कि वोल्टेज को अपोज चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है ये। अगर हम इसका की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें अगर, तो फर्स्ट पॉइंट आपका आता है करंट लीड्स वोल्टेज। मीन्स क्या होता है, अगर प्योर कैपेसिटिव AC सर्किट है, अगर आपका सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है, कुछ ना रेसिस्टिव लोड है ना इंडक्टिव लोड है, प्योर कैपेसिटिव अगर सर्किट है, तो वोल्टेज करंट वेव फॉर्म्स लीड्स द वोल्टेज वेव फॉर्म्स बाय 90 डिग्री। आपका इसमें करंट वेव फॉर्म लीड करेगा वोल्टेज वेव फॉर्म्स बाय 90 डिग्री से। मीन्स करंट रीचेज इट्स पिक बिफोर द वोल्टेज डज। इसमें करंट पहले पिक पे पहुंचेगा वोल्टेज से पहले। तो इसमें क्या होता है कि करंट लीड्स द वोल्टेज। जैसे इंडक्टिव लोड में आप क्या देखे थे कि वोल्टेज लीड्स द करंट, इसमें वोल्टेज पहले पिक पहुंचता था, करंट बाद में पहुंचता था। इंडक्टिव लोड में, कैपेसिटिव लोड में पहले करंट पिक पे पहुंचेगा, उसके बाद वोल्टेज पिक पे पहुंचता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोरेज। देखिए, कैपेसिटिव लोड में क्या होता है कि एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, 2 कंडक्टर है, 2 कंडक्टर बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स अगर आ गया तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेशन होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में ही आपका एनर्जी स्टोर करके रखता है। तो ये आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोरेज। वहाँ पे क्या था, मैग्नेटिक फील्ड स्टोरेज इंडक्टिव लोड में। थर्ड आपका आ गया अपोजिशन टू वोल्टेज चेंज। देखिए, कैपेसिटर जो होता है वो अपोजेस टू एनी सडन चेंज इन द वोल्टेज अक्रॉस इस टर्मिनल। इसके टर्मिनल में के अक्रॉस में अगर कोई भी वोल्टेज है तो उसको सडन चेंज को ये अपोज करता है, क्योंकि ये इट टेक्स टाइम टू चार्ज एंड डिस्चार्ज। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है आपका रिएक्टिव पावर जनरेशन। जैसे इंडक्टिव लोड क्या था, कंजम्पशन ऑफ रिएक्टिव पावर था। कैपेसिटिव लोड जो होता है वो जनरेशन ऑफ द रिएक्टिव पावर्स होता है। अगर सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंडक्टिव लोड आ गया तो रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करेगा, तो उसको ये काउंटरएक्ट करेगा कि आपको सिस्टम रिएक्टिव पावर को इंक्रीज मेंटेन करके रखेगा ताकि आपका ग्रिड का वोल्टेज मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये आपका रिएक्टिव पावर जनरेशन होता है। और आपके इसमें लीडिंग पावर फैक्टर होता है, इसमें 1 के आसपास रखता है, ये आपका पावर फैक्टर को लीड करता है ये। और फ्रेंड, कैपेसिटिव लोड का अगर एग्जांपल देखिएगा तो आपका कैपेसिटर बैंक हो गया, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विद कैपेसिटर, जैसे आपका कंप्यूटर वगैरह हो गया या ऑडियो सिस्टम हो गया, वो सब कैपेसिटिव लोड होता है। इवन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन भी ऑल्सो एग्जिबिट लाइक ए कैपेसिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स।
अंडर द लाइट लोड कंडीशन। जैसे आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, 2 वायर है, तो दोनों वायर मान लें कि अगर वो कंडक्टर है, बीच में आपका एयर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बन गया, तो वो भी आपका कंडक्टर की तरह काम करता है, कैपेसिटर बैंक की तरह काम करने लगता है और सिस्टम में रिएक्टिव पावर इनपुट करते रहता है। तो ये क्या था, बेसिक था आपका इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडक्टिव लोड एंड द कैपेसिटिव लोड। फ्रेंड, इस पार्ट में आपने देखा कि एक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर क्या होता है, अपरेंट पावर क्या होता है, तीनों पावर में क्या बेसिक डिफरेंसेस है। फिर आपने पढ़ा कि पावर फैक्टर्स क्या है, पावर फैक्टर को इन्फ्लुएंस करने के लिए क्या क्या आपके पास फैक्टर है, रिएक्टिव पावर का जनरेशन के लिए क्या क्या आपके पास फैक्टर्स हैं, इंडक्टिव लोड्स क्या है, कैपेसिटिव लोड क्या है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो अगर आपके पास कुछ भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करें, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।